एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं, लाइक CSIR हो गया या फिर जो नॉर्मल कॉलेज एग्ज़ाम्स होते हैं MSc लेवल के, तो उनमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं ये BSc में भी इंक्लूड होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो membrane fluidity refers to the flexible and dynamic nature of the biological membrane. It means how easily lipid molecules move within the lipid bilayer. तो देखो, लिपिड बाइलेयर्स या फिर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। लाइक जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे पहले मॉडल्स दिए गए थे। लाइक सबसे पहले जो है ओवर्टन का मॉडल आया था, जिसने ये बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। ऐसे करके बहुत सारे मॉडल्स आए थे। तो जो लास्ट मॉडल है जो अभी तक जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हमारी जो मेम्ब्रेन बनी है सेल की, वो जो है वो फ्लूइड नेचर की होती है, वो डायनेमिक होती है। मतलब उसमें जो लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे टाइटली बाउंड नहीं होते, एक ही जगह नहीं रहते हैं, बल्कि वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है ये इसी चीज़ को बताती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो है ये बताती है कि कितना फ्लेक्सिबल है एंड कितना डायनेमिक नेचर है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन की बात हम कर रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। हम सेल वॉल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कितने आसानी से जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर्स के अंदर मूव कर सकते हैं। जो लिपिड्स होते हैं ना, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत तरीके की मूवमेंट कर सकते हैं। लाइक अप एंड डाउन कर सकते हैं, बॉबिंग कर सकते हैं, या फिर फ्लिप फ्लॉप भी करते हैं। ये टॉपिक जो है MSc में भी आता है। फ्लिप फ्लॉप यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन में होगी, क्योंकि देखो सेल मेम्ब्रेन जो है 2 लेयर की बनी हुई है, 2 मेम्ब्रेन से मिलके बनी है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होंगे वो अंदर आ सकते हैं, अंदर वाले जो है बाहर जा सकते हैं, पर इसके लिए ATP रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और इसके अलावा स्क्रैम्बल्स क्या होता है, ये चीज़ें बाद में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेम्ब्रेन जो होती है वो रिजिड नहीं होती है, बल्कि फ्लेक्सिबल नेचर होता है उसका। एंड लिपिड एंड प्रोटीन जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं आपस में, यहाँ वहाँ साइडवेज मूव कर सकते हैं। एंड फ्लूइडिटी जो होती है ये असेंशियल होती है प्रॉपर सेल फंक्शन के लिए। अगर हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन है, अगर वो फ्लूइड नेचर की नहीं होगी, उसमें फ्लूइडिटी नहीं होगी, तो वो प्रॉपर सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे कि अगर इमेजिन करो, अगर जो हमारी सेल की जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, अगर वो बिल्कुल टफ होगी, वो बिल्कुल मूव भी नहीं करेगी, उसमें सारे लिपिड्स बिल्कुल स्टेबल होंगे, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो अगर हमें मेम्ब्रेन कर्वेचर करना है, या फिर हमारे जो अंदर अगर हमारे जैसे कुछ सेल ने जो है प्रोटीन्स बनाए हैं उसको अगर बाहर निकालना है, या फिर बाहर से कुछ चीज़ को अंदर लाना है, तो वो चीज़ें ही नहीं परफॉर्म हो पाएंगी। तो उसके लिए जो है मेम्ब्रेन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें चेंजेस जो है पॉसिबल हो, बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एग्जांपल, कल रिपब्लिक डे है, तो जैसे हमारा जो संविधान है वो भी बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ना ही वो इतना रिजिड है, ना ही वो इतना फ्लेक्सिबल है। तो वैसे ही इसको भी समझो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वाई इज़ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इम्पोर्टेंट। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो होती है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं अपनी सब्सटेंस का, सेल सिग्नलिंग परफॉर्म कर पाते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ये चीज़ें कर पाते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाती है हमारे जो मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन्स होती है उनकी। इसके अलावा एडेप्टेशन कर पाते हैं जो टेम्परेचर चेंजेस होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, ठंडी इलाकों पे रहते हो, तो हमारी जो ठंडी इलाकों में जो सेल्स होती है जनरली, वहाँ पे जो है मोर फ्लूइड नेचर देखने को मिलता है सेल का, ताकि वो इतना रिजिड ना बने, इतना टफ ना बने, ताकि उसमें सिग्नलिंग परफॉर्म हो पाए, या और भी जितने मैंने ऊपर फंक्शन बताई ये चीज़ें परफॉर्म हो पाए। अगर वो टफ हो जाएगी, जैसे एग्जांपल कम टेम्परेचर में क्या होगा कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स अगर बहुत पास पास आ गए तो फिर हमारी सिग्नलिंग ही परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर की हो, इतनी ज़्यादा रिजिड ना हो, ठीक है। और
ये चीज़ें हो गई। इसका एग्जांपल हमने यहाँ नीचे लिखा है, इफ द मेम्ब्रेन बिकम टू रिजिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। अगर बिल्कुल एक जगह ही रहेगा, वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, उस पर मॉलिक्यूल्स कैसे ऐड होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स ऐड भी हो गए तो उन जैसे एग्जाम्पल हमारे में जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसमें बहुत सारे चैनल्स और कैरियर्स पाए जाते हैं। तो अगर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है अगर वो इतना टफ होगा तो जो प्रोटीन्स है उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा मूव करने का। तो वो क्या कहते हैं, अगर समझ लो कहीं से सिग्नल आ रहा है, लिगेंड आ रहा है, तो वो ओपन और क्लोज ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं स्पेस, ना ही वो भी बिल्कुल जैसे प्रोटीन भी जो होंगे वो बिल्कुल रिजिड हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए हमारी जो मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइड नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जैसे क्या क्या चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करते हैं हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। सबसे पहले है टेम्परेचर। अगर जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो फ्लूइडिटी जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्लूइडिटी जो है वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। इतना ज़्यादा फ्लूइड नेचर भी सही नहीं होता। इतना ज़्यादा फ्लूइड नेचर होगा तो हमारे जो प्रोटीन से लिपिड है वो कहीं को भी फ्रीली मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो सेल है उसका स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारी जो सेल होती है उसका एक प्रॉपर ही डायनेमिक नेचर होना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा भी रिजिड भी नहीं होना है, इतना ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं होना है। ठीक है, अगला है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर होगा तो फ्लूइडिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि फ्लूइडिटी जो होगी डिक्रीज़ हो जाएगी, और डिक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा कि चीज़ें नहीं परफॉर्म हो पाएंगी। हमारी जो प्रोटीन्स है वो एंटर नहीं कर पाएंगे, ना ही बाहर जा पाएंगे। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो पाएगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखा है कि एट हाई टेम्परेचर लिपिड मॉलिक्यूल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, लिपिड मूव फास्टर, मेम्ब्रेन बिकम मोर फ्लूइड। एट लो टेम्परेचर लिपिड मूवमेंट स्लो, मेम्ब्रेन बिकम्स रिजिड। तो इसको मैं एक एग्जांपल के हेल्प से बताती हूँ। जो एक तो मैंने बता दिया आपको नॉर्थ इंडिया वाला जो केस था, और अब मैं आपको साउथ इंडिया का केस बताती हूँ। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो जैसे अगर कोई नॉर्थ इंडिया का इंसान है, अगर वो साउथ इंडिया में जाता है तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारी जो सेल्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उसमें जो नेचर है उसका लिपिड का वो बहुत ऐसा होगा, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बताया कि हाई टेम्परेचर में जो होता है फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी इतनी ज़्यादा तो हमारे जो लिपिड्स है या फिर प्रोटीन है वो बिल्कुल वैसा कर ही नहीं पाएंगे। मतलब वो उसका जो नेचर हो जाएगा वो बिल्कुल फ्लूइड नेचर हो जाएगा और वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अपने फंक्शन। ना ही हमारी जो सेल है वो उसका स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे जो है ज़रूरत है कि जो नेचर है फ्लूइडिटी का इतना ज़्यादा जो इंक्रीज़ हो रखा है उसको एक मेंटेनेंस प्रोवाइड कर पाए। तो ये चीज़ हम आगे देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी नीचे लिखा है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं ये मेंटेन करते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इवन इन द कोल्ड, एंड कोल्ड वाटर फिशेस हैव स्पेशल मेम्ब्रेन लिपिड्स टू स्टे फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे एक वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हाई टेम्परेचर में कैसे इंक्रीज़ हो जाती है फ्लूइडिटी और लो टेम्परेचर में कैसे फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो एक बार और देखते हैं इसको। देखो ये हाई टेम्परेचर है जहाँ पे जो है जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल से दूर 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 है, और ये लो टेम्परेचर है जहाँ पे जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास आ चुके हैं। तो अब हम एक एक वन बाय वन सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। सबसे पहले बात करते हैं फैटी एसिड टेल की लेंथ। ठीक है, फैटी एसिड के बारे में सबने पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये है फैटी एसिड की, मैंने चेन बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश करी है। ठीक है, तो जैसे पहले वाले में हमें दिख रहा है एग्जाम्पल, ये वाला देखो, इसमें जो टेल है वो काफ़ी लॉन्ग दिख रही है और यहाँ पे इसकी जो टेल है वो छोटी दिख रही है। ये जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये उसका हेड है, ये उसकी टेल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा लॉन्ग फैटी एसिड की टेल होगी तो मोर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा और जो नेचर होगा वो लेस फ्लूइड हो जाएगा। और अगर शॉर्ट फैटी एसिड की टेल होगी तो लेस अट्रैक्शन देखने को मिलेगा और जो नेचर होगा वो मोर फ्लूइड हो जाएगा। इसका रीज़न भी यहाँ पे लिखा है कि लॉन्ग चेन पैक्स क्लोजली एंड रिस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को। जैसे एग्जाम्पल के लिए
बैक्टीरियल की जो मेम्ब्रेन होती है इन कोल्ड एरियाज कंटेन शॉर्टर फैटी एसिड चेन। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि देखो इस वाले केस में जो है ओके ओके तो देखो इसमें जो है जो टेल है वो काफ़ी लंबी है। अगर लंबी टेल होगी तो जैसे समझ लो कोई भी चीज़ लंबी है तो जैसे तो वो दूसरे टेल से भी इंटरेक्शन कर सकती है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, भले वो दूर दूर भी होगी, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में भी होगी, पर उनकी जो चेन टेल है वो बहुत लंबी है तो आपस में इंटरेक्शन कर लेगी। तो इस वजह से क्या है, ये आपस में इंटरेक्शन करेगी तो ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगी, ये आपस में ही क्लोज ही रह पाएंगी, क्योंकि अगर दूर जाना भी चाहेंगी, ज़्यादा फ्लूइड नेचर भी करना चाहेगी तो इनके जो टेल्स है इनके बीच में जो है अट्रैक्शन या इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो है ऐसे जगह में जो होती है जो फैटी एसिड की जो चेन होती है इनकी वजह से जो है फ्लूइडिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ और ये जो सेकंड वाला केस है ये वाला देखो, इसमें जो है जो टेल है इसकी लेंथ जो है वो बहुत कम है, और अगर कम लेंथ है तो देखो तो इनमें जो है इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और जब इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो उसका नेचर जो होगा लेस फ्लूइड होगा। ठीक है, तो चलो इसको एक बार और पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वही चीज़ मैंने बताई है कि लॉन्ग फैटी एसिड की टेल जो होगी इनमें जो होगा मोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी जो होगी वो लेस होगी, और शॉर्टर फैटी एसिड की टेल जो होगी उसमें लेस अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इसकी वजह से जो है नेचर जो होगा मोर फ्लूइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लूइडिटी पे। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखो, पहले हम थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, अनसेचुरेशन एंड सेचुरेशन क्या होता है। तो देखो आपको ये टेल दिख रही है इस, या फिर ये देखो इसकी देखो, तो यहाँ पे जो है ये एक लिपिड मॉलिक्यूल को मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो इस लिपिड मॉलिक्यूल्स में क्या है, इसकी जो टेल है एक तो बिल्कुल स्ट्रेट है, और एक थोड़ी जो है वो कर्व हो रखी है या थोड़ी सी मुड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ी खुली हुई है। तो ये इसका रीज़न क्या है कि इस वाले टेल पे जो है डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। डबल बॉन्ड की वजह से क्या है, ये जो है थोड़ी खुली हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल टाइट नहीं है, थोड़ी सी ढीली है। ठीक है, तो वही चीज़ बताना चाह रहा है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, पहले ये चीज़ याद रखना हमेशा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते क्या है। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं, वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें जो है कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो होते हैं स्ट्रेट चेन होते हैं, और ये पैक जो होते हैं बहुत टाइटली होता है, और इनमें जो फ्लूइडिटी होती है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ होने का रीज़न ये है कि डबल बॉन्ड ही नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है तो जैसे टेल है, जैसे एग्जांपल के लिए ये डायग्राम देखो, sorry, तो ये डायग्राम देखो, ये जो है यहाँ पे मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकी जो टेल है ये क्या है, बहुत पास है, बहुत इनमें गैप भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इनके वजह से क्या है कि ये जो है इन्हीं को हम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, और अनसैचुरेटेड वाला मैंने बगल में दिखाया। तो इनमें जो है कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इस वजह से बिल्कुल स्ट्रेट इसकी टेल है। ठीक है, और ये जो है बहुत पैक है, बहुत टाइटली पैक्ड है, इनमें कुछ गैप ही नहीं है। जबकि आप ये जो दूसरा वाला डायग्राम देख रहे हो, ये वाला, ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डायग्राम है। देखो इसमें जो है इनकी टेल जो है कहीं कहीं से जो है बिल्कुल लूज़ हो रखी है, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने बताई, इसकी वजह से जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इसमें जो होता है फ्लूइडिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इनमें जो है एक या दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें बेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और लेस पैकिंग देखने को मिलती है। अगर आप एग्जांपल के लिए, अगर आप अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उसको आप कितना भी कोल्ड एरियाज़ में लेके जाओ, जैसे एग्जांपल अगर आप कितने भी कश्मीर वाले एरिया में चले जाओ, लेकिन अगर आपके सेल की मेम्ब्रेन में जो है डबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है तो फिर भी वो इतना टाइटली पैक ही नहीं हो पाएगा। क्यों, रीज़न है क्यों, इसका आंसर तो यही है कि उसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो चेन है, उसकी जो टेल है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होके थोड़ी सी बेंट है।
जिसकी वजह से जो है वो इतनी इतनी टाइटली पैक्ड नहीं है, इसलिए ये इसका एग्जाम्पल, इसकी वजह से जो है फ्लूइडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। अनलिख है लेकिन इसमें है डबल बॉन्ड, यानी कि ये झूठा है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो होती है उनमें जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, और ये जो कि हेल्प करते हैं प्लांट को कि वो सर्वाइव कर पाए कोल्डर टेम्परेचर पे। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स के केस में नहीं है, एनिमल के केस में भी है। एनिमल केस में भी यही चीज़ पाई जाती है जो कोल्डर एरियाज़ में रहते हैं, क्योंकि सेल को भी तो सर्वाइव करना है। सेल सर्वाइव करके तभी तो एनिमल या फिर और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो इफ़ेक्ट करता है हमारे लिपिड के बाइलेयर्स को, या फिर कह सकते हैं लिपिड की फ्लूइडिटी को। तो अगला है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर हम कोल्डर एरियाज़ में चले जाएं, जैसे नॉर्थ इंडिया में कश्मीर वाले इलाके में चले जाएं, तो वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, और अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड्स के बाइलेयर के बीच बीच में चले जाएंगे और वहाँ पे जो है इकट्ठे हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा कि जो टाइटली पैक्ड सेल मेम्ब्रेन थी वो अब थोड़ी लूजली पैक्ड होगी, जिस वजह से फ्लूइडिटी थोड़ी इंक्रीज़ होगी और जो हमारी मेम्ब्रेन है वो अच्छे से अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएगी, चाहे जो भी फंक्शन हो। ठीक है, तो ये, और वही अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडिया में क्या होगा कि वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है उनमें क्या होगा, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो ऑलरेडी ही बहुत दूर हो रखी है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम कम अटैच होंगे, तो जिस वजह से क्या है, जितनी फ्लूइडिटी उसके वजह से और इंक्रीज़ हो रही थी उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से ये बफर की तरह वर्क करता है कि मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं करने देगा फ्लूइडिटी को, ना ज़्यादा डिक्रीज़ करने देगा। तो अब इससे समझते हैं क्या क्या हमने लिखा है। तो कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ फ्लूइडिटी बफर, इफेक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो मैंने बताया टेम्परेचर इफेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को, जैसे हाई टेम्परेचर में जो होगा डिक्रीज़ करेगा ये फ्लूइडिटी को, और लोअर टेम्परेचर में जो है ये इंक्रीज़ करेगा फ्लूइडिटी को। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे लिखा है। एट हाई टेम्परेचर प्रिवेंट करता है एक्सेस मूवमेंट को, और एट लो टेम्परेचर ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि टाइट पैकेजिंग ना हो। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और प्लांट सेल मेम्ब्रेन जो है यूजुअली उसमें कोलेस्ट्रॉल कम ही पाया जाता है। ठीक है, इसका रीज़न भी जो है हम आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, और आई थिंक ये आपका होमवर्क हो सकता है कि आपको ये सर्च करना चाहिए कि ऐसा क्यों है करके। ठीक है, और कमेंट करके बताना मुझे इसका रीज़न। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं जो इफ़ेक्ट करता है हमारे फ्लूइडिटी को, वो है लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट आर स्पेशलाइज्ड माइक्रो डोमेन ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, लिपिड राफ्ट को इससे देखते हैं। तो ये मैंने स्ट्रक्चर जो है लिपिड राफ्ट का बना रखा है। देखो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखते हो तो ये मैंने बना रखा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा ये मैंने बना रखा है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये जो है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ये बीच में जो है कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना इस तरह से, ऐसे ही सेम टू सेम नहीं, बट कहीं कहीं पे जो है ये लिपिड्स के बीच में इकट्ठे होते हैं, जिस वजह से ये जो है फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये है स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इस तरह से मैंने इसलिए दिखा रखा है क्योंकि लिपिड ड्राफ्ट है। लिपिड ड्राफ्ट में क्या होता है, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा और चीज़ें भी होती है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, या और चीज़ें हो गई है, ये भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो ये जो होता है रिच होता है इन कोलेस्ट्रॉल कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें जो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, ये ध्यान से पढ़ लेना। अनसैचुरेटेड नहीं होते, अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड वाले। तो डबल बॉन्ड वाले यहाँ नहीं पाए जाते, मतलब ये बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड वाला एरिया होता है। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि सिग्नलिंग कर पाए। ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया में बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग परफॉर्म होती है, और चीज़ें भी परफॉर्म होती है इस वाले एरियाज़ पे। कैसे दे दोगे? तो इस वजह से जो होता है यहाँ पे जो होता है बहुत सारी सिग्नलिंग परफॉर्म होती है और बहुत सारे वर्क परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से, और देखो जैसे मैंने बताया अभी अभी हमने इसका डायग्राम भी देखा था, तो यहाँ पे देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, और कार्बोहाइड्रेट के टैग्स हैं। तो ये जो
लिखा है मैंने ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना ये सिग्नलिंग में बहुत हेल्प करता है। तो इस एरियाज में जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इस स्फिंगोलिपिड्स देखो, स्फिंगोलिपिड्स के जो ये स्ट्रक्चर है बहुत बड़े बड़े इसके हेड होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है इनके हेड के बीच में छोटा छोटा जो कोलेस्ट्रॉल है वो अटैच हो जाता है। और ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया बनाता है ताकि चीज़ें परफॉर्म की जा सके। ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ से जो है लिगेंड्स के जो लिगेंड आएगा तो सिग्नलिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को बाहर जाना है अंदर जाना है, तो ये सारी चीज़ें हम लिपिड राफ्ट में आराम से परफॉर्म हो जाती है। और मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है ना, सिग्नलिंग हो गया या बाकी चीज़ों की, वो लिपिड राफ्ट में ही परफॉर्म होती है। तो वही हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं। रिच इन कोलेस्ट्रॉल, कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोर ऑर्डर्ड, ठीक है, और लेस फ्लूइड होता है देन सराउंडिंग मेम्ब्रेन। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सेल सिग्नलिंग में, प्रोटीन सॉर्टिंग में होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन में होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसको यहाँ पे क्यों पढ़ा है, इसको हमने इसलिए यहाँ पढ़ा है क्योंकि जो लिपिड राफ्ट होता है ये भी फ्लूइडिटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा फ्लूइडिटी जो लिपिड राफ्ट होता है ये मोर ऑर्डर होता है, इस पर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये जो है ना ये इतना फ्लूइड नेचर नहीं बनाने देंगे सेल का, ठीक है। तो थोड़ा कम फ्लूइड नेचर यहाँ पर होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं हमारे फ्लूइडिटी को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले, ठीक है। जैसे गिवन बिलो आर सम कंपोनेंट दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्फिंगोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड, साइड चेन सैचुरेशन, कोलेस्ट्रॉल। तो ये बोल रहा है चूज द ऑप्शन दैट हैज़ ऑल द कंपोनेंट्स दैट कैन इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो अभी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है, तो अब आप बताइए कि कौन सी चीज़ें जो है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इफेक्ट करती है। तो देखो अभी हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें हमने स्फिंगोलिपिड्स के बारे में पढ़ा ना, लिपिड राफ्ट के अंदर हमने पढ़ा कि स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल को तो आराम से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो डी ऑप्शन में क्या लिखा है, फॉस्फोलिपिड साइड चेन सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रो फैटी एसिड के बारे में, साइड चेन्स के बारे में। देखो हमने यहाँ पढ़ा था अनसैचुरेशन क्या होता है, फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो वही चीज़ें बोल रहा है कि फॉस्फोलिपिड की जो साइड चेन है, साइड चेन का मतलब यहाँ पे है टेल की बात कर रहा है। टेल जो है उसमें सैचुरेशन जो है, हमने कहा ना सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, तो वो बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, फ्लूइडिटी नहीं उसकी बहुत कम हो जाएगी। और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनमें क्या है कि डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और डबल बॉन्ड की वजह से जो है उनमें जो फ्लूइडिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन का आंसर जो है आप लगा दोगे CDE, ठीक है। अगला बोल रहा है व्हेन बैक्टीरिया ग्रोइंग एट 20 डिग्री सेल्सियस आर वार्म्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस दे आर मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन लिपिड विथ मोर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमें कोई बैक्टीरिया है जिसको जो कि ग्रो करता था नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, अगर हम उसको कहीं लेके जाते हैं, वार्म करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस में, तो उसके अंदर क्या होगा, दे आर मोस्ट लाइकली टू सिंथेसाइज मेम्ब्रेन लिपिड। वो मेम्ब्रेन लिपिड तो बनाएगा तो, पर लेकिन कैसा बनाएगा। अभी हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ा। तो आप इसका आंसर दो, और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा करके, ठीक है। बाकी मैं इसका बता दूंगी लास्ट में। अगला है चेंज इन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। इसका आंसर भी आपको ही देना है, ठीक है। तो चलो आप कमेंट करना इसका आंसर। थैंक यू वेरी मच। तो लाइक करना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस करना बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू।